बता दो। यस सर। राधे राधे। ओके, तो चलो करते हैं स्टार्ट फिर। कल की क्लास में हमने कुछ बेसिक पार्ट देखा था कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। अलोंग विद दैट हमने प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दी थी, कैसे सॉल्व करते हैं माइनर को फैक्टर, तो देख लिया था। हाँ, ये प्रॉपर्टीज को वैरायटी का नाम दे सकते हैं हम। मैंने शायद उस समय दिया नहीं था। कौन सी होगी ये वैरायटी अपनी? फोर। वैरायटी नंबर 4। और आज हम इसको फटाफट वाइंड अप करते हैं और फिर आज से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब इसके बाद की वैरायटी आएगी थोड़े समय बाद, मतलब नेक्स्ट क्लास में आएगी। आज अपन सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। वो दो असाइनमेंट थोड़े बहुत सॉल्व करे जो मैंने 1 और 2 दिए थे। हाँ सर। यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक है, अभी तुम्हें थोड़ा सा टफ लग कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तुम्हें प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने में थोड़ा वक्त लगेगा, बिकॉज तुम समझ गए होगे, अगर तुमने करे होंगे सॉल्यूशंस देखे होंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ वेज, और हमें उसके लिए प्रैक्टिस ही करनी है कुछ। मतलब ऐसा नहीं कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, उतने आपको तरीके पता चलते जाएंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने अभी तक क्वेश्चंस तुम्हें खास बताए नहीं थे। आज हम देखने वाले हैं। तो वैरायटी नंबर 4 में हमने कौन कौन से वैरायटीज मतलब प्रॉपर्टीज देख ली थी। उसमें पहली हमारी प्रॉपर्टी थी प्रॉपर्टी नंबर 1, जो था कि रो कॉलम को इंटरचेंज करने से फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 थी हमारी कि अगर एक रो कॉलम को इंटरचेंज करते तो माइनस साइन बाहर आ जाता है। कोई भी फ्लिपिंग, एक फ्लिपिंग, दो फ्लिपिंग पे फिर से सेम बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी थी कोई भी दो रो या कॉलम सेम होते हैं तो वैल्यू बिकम 0। प्रॉपर्टी नंबर 4, हम अगर हम बात करें, कोई भी एक कांस्टेंट अगर तुम किसी से मल्टीप्लाई करते हो किसी एक रो से, तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, एक रो या एक कॉलम। सिमिलरली जब हम कॉमन करने की निकालने की बात करेंगे, तो कोई भी एक या रो या एक कॉलम से हम कॉमन निकाल सकते हैं। सब रो कॉलम में सेम एलिमेंट होना जरूरी नहीं है। उसके बाद हमने देखा था कि if sum और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द रोज ऑफ द कॉलम आर एक्सप्रेस द सम ऑफ टू। हाँ, ये तो हमें पता है, दो में स्प्लिट कर सकते हैं, पर दो रो या दो कॉलम सेम रहनी चाहिए। तीसरे के अबाउट ही हम स्प्लिट कर सकते हैं। फिर हमने देखा था नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि मेन थी प्रॉपर्टी नंबर 6, कि हम बहुत सारे ऑपरेशंस लगा सकते हैं, जैसे R1 को R1 प्लस R2, R1 को R1 माइनस R2 प्लस R3, C2 को C2 प्लस C3, C2 को C2 -4 टाइम्स ऑफ C1 -7 टाइम्स ऑफ C3। मतलब जिसमें चेंज कर रहे हो वो एज इट इज हो, बाकी में कुछ भी स्केलर टाइम्स करके हम दूसरे रो कॉलम को ले सकते हैं। बस याद रखना, रो को पिकअप कर रहे हो तो रो ही होंगे, कॉलम को ले रहे हो तो कॉलम ही होंगे। ऑब्वियसली तुम तभी लिख पाओगे, वरना लिख भी नहीं पाओगे। एट अ टाइम हम दो ऑपरेशन एट मोस्ट लगाएंगे, एक रो या कॉलम एज इट इज रहनी चाहिए। ठीक है, ये रहा, ये वाली प्रॉपर्टी थी, एटलीस्ट वन रो कॉलम मस्ट रिमेन्स आनी चाहिए। बाकी तो फिर ये छोटे से मैंने एग्जांपल्स एंड ऑल दिए थे। ठीक है, चलो स्टार्ट करें फिर। थोड़ा सा रिकैप कर दिया हमने। कैन वी स्टार्ट? यस सर। यस सर। चलो, तो बची हुई दो प्रॉपर्टी है, दो से तीन प्रॉपर्टी फटाफट देख लेते हैं। इसमें मैंने डेरिवेटिव वाली नहीं रखी है, डेरिवेटिव वाली मैं इसके बाद ऐड ऑन कर दूंगा। टोटल प्रॉपर्टी अपन अपनी 9 के अराउंड रहेगी। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है कि कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, इस तरीके से डिटर्मिनेंट शो करा हुआ है। उस डिटर्मिनेंट में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक कोई भी रो या कॉलम में वेरिएबल टर्म आर है, मतलब फंक्शन ऑफ आर है वो। जैसे कि R+2, R+3, R², जो अपनी सीक्वेंस सीरीज वाले होते हैं ना जनरल टर्म, वैसी टाइप के अपन को दे दिए। और बाकी दो कांस्टेंट है, याद रखना। तो अगर हमें समेशन करना हो, समेशन अपन किसका करते हैं? ऑब्वियसली कुछ दे दिया तुम्हें R³ -3R² +2R+1, इसका समेशन तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, पर डिटर्मिनेंट का समेशन कैसे करेंगे? तो पहला तरीका तो क्या है, एक्सपांड कर दो और समेशन कर लो, एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो जाते हैं। डायरेक्ट करना है तो बस एक कंडीशन है डायरेक्ट करने की, और वो क्या है, दो रो या दो कॉलम कांस्टेंट होने चाहिए। सिर्फ एक ही वेरिएबल टर्म से एंगेज हो सकती है। उसमें तीनों टर्म वेरिएबल हो जरूरी नहीं, कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट का समेशन लेना तुम्हें आता ही है। ठीक है, अगर एक रो या एक कॉलम से ज्यादा कोई वेरिएबल टर्म आ गई तो तुम्हें एक्सपांड ही करना है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, और एक्सपांड एंड देन टेक समेशन। डायरेक्ट बिना डिटरमिनेंट ओपन करें करना हो तो सिर्फ एक रो कॉलम में ही वेरिएबल टर्म होनी चाहिए। हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे। एक्सपांड एंड देन टेक समेशन, ये तो है ही सही अपना जनरल तरीका।
डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो, फिर समेशन ले लो। पर अगर एक ही रो या कॉलम में तुम देख सकते हो सिर्फ ओनली वन रो है यहाँ पे जिसमें वेरिएबल टर्म है, तो फटाक से हम समेशन ले गए वहां पे और फिर सॉल्व करके फिर कर लो सब, ठीक है। बाकी सब कांस्टेंट रहने चाहिए। सिमिलरली तुम्हें पता है समेशन अपन डिस्क्रीट फंक्शन का लेते हैं, और अगर कंटिन्यूअस होता है तो अपन इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कुछ आइडिया है? एक तरीके से सेम ही होता है, वो भी ऐड ही करता है। पता है कि नहीं पता है? हाँ सर। इंटीग्रेशन और समेशन। तो उसी तरीके से अगर हमारे सामने इंटीग्रेशन दे दिया जाए तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक रो या कॉलम में वेरिएबल टर्म होगी अगर, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, बस उसको इंटीग्रेट कर दो, बाकी दो कांस्टेंट रहना जरूरी है। ये यहाँ पे हमने रो वाइज देखा है। सिमिलरली फॉर कॉलम एज वेल, याद रखना, क्योंकि रो कॉलम को इंटरचेंज तो हम कर ही सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है। सिर्फ एक में ही हम कर सकते हैं, एक से ज्यादा है तो एक्सपांड करके फिर इंटीग्रेशन लो। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहती है? इफ बाय पुटिंग x इक्वल्स टू a d इक्वल टू 0 आ जाए। d मतलब वही अपना डिटर्मिनेंट, ठीक है। मतलब किसी चीज को रख के अगर 0 आ जाए मतलब वो उसका एक फैक्टर है। अब फैक्टर है मतलब क्या, तो इसको एक आध एग्जांपल से समझ ले क्या, तो थोड़ा शायद मेरे ख्याल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन देता हूँ, देखो। कैसे इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस वगैरह में भी ये सब यूज हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं एक रैंडम ही बना रहा हूँ। अ, चलो ये वाला ले लो, x52, एक्स स्क्वायर 9 4, एक्स क्यूब 16 और 8, ठीक है। ये इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। इस टाइप से दिया है, तुम्हें सॉल्व करना है। सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है। तो सॉल्व फॉर एक्स, तुम्हें एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या तुम लॉजिकली कुछ फैक्टर्स बता सकते हो बिना सॉल्व करें? 0। बिल्कुल, x इक्वल टू 0 डायरेक्ट दिख रहा है। क्यों? 0 रख के पहला कॉलम 0 बन गया है। 2 जीपी सर x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 में जीपी। बिल्कुल नहीं, जीपीए तो क्या हो गया, x इक्वल टू 2 पे जीपी के कारण 0 नहीं हो रहा है। दो जी, दो कॉलम सेम दो हाँ, कॉलम सेम है एट इसलिए x 0 इक्वल्स होगा। टू 2 तुम देख सकते हो ये दोनों सेम बन रहे, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब इसको जब तुम एक्सपांड करोगे ना, ये क्या बता रहा है तुम्हें? x माइनस Therefore, 2 और x का जब तुम फैक्टर होगा। एक्सपांड करोगे तो एक x और एक x माइनस 2 हमारा एक फैक्टर होगा इसका। दूसरी चीज, और कोई फैक्टर होगा क्या? बिल्कुल होगा, एक और फैक्टर। क्यों? जब तुम एक्सपांड कर रहे हो तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा क्यूबिकल इक्वेशन बनेगी? किसी को फील होता है? नहीं फील होता है तो ऐसे समझो, हम फर्स्ट कॉलम के अबाउट एक्सपांड करेंगे। अब बताओ क्या अब दिखाई देता है हाँ यस। सर। कि एक क्यूबिकल इक्वेशन बनेगी जिसके 3 रूट्स हो सकते हैं, जिसमें से 2 तुमने निकाल लिए हैं। तीसरा बस निकालने की देरी है, तो तीसरा फिर तुम एक्सपांड एंड ऑल या थोड़ा हिट एंड ट्रायल से या फिर डायरेक्ट एक्सपांड करो। पर 2 रूट्स इसके हिट एंड ट्रायल वे में ही निकल गए। तो देखा जाए तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, मतलब डायरेक्ट रख के अगर 0 आ रहा है तो एक फैक्टर बन जाए, इसको भी हम एक प्रॉपर्टी का नाम ही कहते हैं। मतलब इसको ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं कह रहे हैं अपन, ठीक है, याद रखना, ठीक है। इसको यूज करेंगे, जब करेंगे तुम्हें समझ में आएगा। मैंने एक छोटा सा आइडिया दिया, ठीक है। बचा हुआ रेस्टम क्या होगा यहाँ पे, और भी अपने पास बच जाएगा, और वो कौन सा होगा? एक रिमेनिंग अ लीनियर एक्सप्रेशन, कुछ ax प्लस बी का बचेगा। क्यों? क्योंकि क्यूबिकल इक्वेशन है, 2 रूट्स ही मिले, एक रूट और होगा। कुछ इस टाइप से अपन एक आइडिया लगा सकते हैं इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। बाकी तो जब क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 9, अगर मैंने तुम्हें एक डिटर्मिनेंट दिया, लेट सपोज मैं एक 2 क्रॉस 2 का देता हूँ, एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स और के एक्स, तो ऑब्वियसली ये जो डिटर्मिनेंट है ये फंक्शन ऑफ एक्स है, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ। प्रॉपर्टी 9 किस पर डिपेंड, मतलब किसके ऊपर है? डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन में भी ऐसा है क्या कि एक रो या एक कॉलम में होना चाहिए? नहीं, इसलिए इसको मैंने अलग रखा है। वो सिर्फ समेशन और इंटीग्रेशन में था। यहां पे कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन?
मेथड नंबर 1, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या करोगे? एक्सपांड और फिर डिफरेंशिएट कर लो। प्रोडक्ट रूल एंड ऑल तुम्हें आता ही होगा, ठीक है। पर कोई डायरेक्ट तरीका है विदाउट एक्सपांड? बिल्कुल, विदाउट एक्सपांड भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। और वो कैसे, क्या प्रॉपर्टी है? अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो अगर तुमने रो वाइज किया, अभी हम डिफरेंशिएशन देख रहे हैं रो वाइज, और अगर रो वाइज होगा तो कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि रो कॉलम को इंटरचेंज करने से फर्क नहीं पड़ता है। तो तुमने पहली रो को जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो दूसरी रो एज इट इज रहेगी। जैसे प्रोडक्ट रूल होता है ना, बिल्कुल सेम वैसा ही तुम एक्सपांड करके भी फील कर सकते हो कि ऐसा कैसे प्रूव हुआ। ये डेरिवेशन खुद सोचना। एफ एक्स जी एक्स, पहले को करा तो दूसरा एज इट इज, अब दूसरे को करेंगे तो पहला रो एज इट इज रहेगा। ये डेरिवेटिव, ये तरीका हो गया। या अगर मैं कॉलम वाइज बोलूं तो कॉलम वाइज कैसे करोगे बताओ? पहला कॉलम करेंगे डैश डैश, दूसरा एज इट इज। जब दूसरा करेंगे तो पहला एज इट इज। क्या बहुत टफ है ये? और क्या 3x3 खुद सोच लोगे कि 3x3 लिख के बताऊं? कितने टर्म्स आएंगे उसमें, कितने ऐसे डिटर्मिनेंट बनेंगे जरा बताओ तो। उसमें 6 बनेंगे। 6 बनेंगे? 3 बनेंगे। 3 ही तो बनेंगे बेटा। हाँ। 3 रो वाइज और या तो 3 कॉलम वाइज, आप जो भी मेथड लेते हो। पहला रो का करोगे बाकी दो एज इट इज, दूसरे को करोगे बाकी दो एज इट, तीसरे को करोगे बाकी दो एज इट इज। लिख के सर बताऊं कि समझ एक गए? बार बता, 3 वाला एक बार बता दो। अरे यार, मैं क्वेश्चन के थ्रू बताने वाला हूँ वैसे। चलो ठीक है, वैसे तुम कर ना, दो। क्योंकि लिखने में मैं क्वेश्चन आगे दूंगा तुम्हें, लिखने में बहुत आलस आएगा यार। कल तो मैं लेबर वर्क करवा रहा हूँ तुम मुझसे। G1x G2x, और मैं लिखूंगा तो तुम भी लिखोगे, हाँ। ये मत सोचना कि हम नहीं लिखेंगे, पेपर तुम्हें देना है। सेम ही तो चीज है यार, ये क्या छोटे मोटे बच्चों वाली चीजें पूछते हो? अब रो वाइज कॉलम वाइज भी लिखूं दोनों, कि कोई एक बताऊं बस? एक ही बता। कौन सा वो बताओ तुम, फिर वही रो बताऊंगा। वाइज। रो वाइज, चलो। क्या करोगे भाई, कोई बताएगा? F1-X, F2-X, F3-X। अब मैं ये नहीं लिख रहा रे, मैं टाइम पास नहीं करना है मुझे तो, एज इट इज। अब बीच वाले को करेंगे। बाकी एज इट इज। तीसरे को करेंगे। ठीक है अनमोल, कि अब कॉलम वाइज भी बताऊं? नहीं सर, ओके। ये तो खुद करा करो यार, और मैं क्वेश्चन करवाऊंगा भी, हर प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन करेंगे। बस एक एक बार थ्योरी समझ ले बस, ठीक है। तो डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, समेशन प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पे फिलहाल अभी हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन जब कर लेंगे ना तब कर लेंगे। और वैसे भी वो समेशन जैसी उसमें प्रॉपर्टी चलती है, ठीक है। बस इंटीग्रेशन करते कैसे वो तो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी वैरायटी नंबर 4 समाप्त हुई, जिसमें हमने टोटल फिलहाल, अच्छा एक प्रॉपर्टी और एड ऑन कर ही लेते हैं ताकि 10 हो जाए तो अच्छा लगता है। प्रॉपर्टी नंबर 10। अब प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या है, फिर इनके बाद क्वेश्चंस करेंगे, ओके। इफ डेल्टा सी इज द डिटर्मिनेंट formed by cofactors of each element correspondingly with respect to determinant
ABCDEF GH है, वो मैं A11 A12 करके नहीं लिख रहा हूँ, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, देन डेल्टा सी, ये से करके लिखा है, हाँ, क्योंकि ये 3x3 है। ऐसे ही n क्रॉस n प्रॉपर्टी तो हर एक के लिए वैलिड होगी। तो डेल्टा सी अगर तुम्हें निकालना हो, मैं अभी बताऊंगा क्या है ये डेल्टा सी। वो होता है डेल्टा की पावर n-1। n क्या है अपना? ऑर्डर। जनरली n अगर 3x3 होता है तो डेल्टा सी क्या होगा? डेल्टा स्क्वायर के बराबर। प्रॉपर्टी कैसे आती है ये आगे जाके जब हम इनवर्स पढ़ेंगे ना, इनवर्स के अंदर एडजॉइंट आता है, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी इससे कनेक्टेड होती है। ठीक है, खैर ये होता है। अब ये क्या है डेल्टा सी, एक बार मैं बता देता हूँ, फिर से नो एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे। तुम्हें सभी एलिमेंट के को फैक्टर्स लिखना है करेस्पॉन्डिंगली, मतलब उसी की जगह पे उसका को फैक्टर आ जाएगा। कोई बताएगा ए का को फैक्टर क्या बनेगा? आराम से सोच के बताओ, लिखो लिखो, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। ए का को फैक्टर बताओ जरा। EI माइनस HF। ए को हाइट, आई होप तुम्हें याद होगा, ये हाइट करके लिखेंगे तो क्या बनेगा? EI माइनस HF। चलो बहुत बढ़िया। बी का को फैक्टर बताओ। सर DI माइनस FG। ये दोनों हाइट हो जाएगा। DI माइनस FG बोला, गलत जवाब। माइनस DI प्लस FG माइनस DI। क्यों? आई होप तुम्हें याद होगा। I प्लस माइनर नहीं लिखना है, को फैक्टर है भाई साहब। माइनर बोले तो अपना डायरेक्ट हाइट करके होता है। ठीक है, अब ये बहुत सारे एक्सप्रेशंस आएंगे। अब इतना बड़ा डिटरमिनेंट अगर तुमसे कोई पूछ ले तो ऑब्वियसली वो डायरेक्ट गिवन डिटरमिनेंट के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, आगे जाके हम समझेंगे जब एडजॉइंट पढ़ेंगे ना मैट्रिक्स में, तब ये प्रॉपर्टी का प्रूफ तुम्हें समझ में आ जाएगा और ये होता क्या है। पर ये अभी अपने लिए बहुत काम का है, तुम्हें बहुत कॉम्प्लिकेटेड दे दे, मैं दूंगा सवाल, तब तुम्हें समझ में आएगा कि प्रॉपर्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर, और ये हिडन होगा, तुम्हें डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि कोफैक्टर लिखे हुए, ये तो तुम्हें निकाल के चेक करना पड़ेगा। अरे ये तो कोफैक्टर है हमारे इस डिटरमिनेंट का, फटाफट फॉर्मूला लगा दो। एक और बता दो कोई सा। चलो ये वाला सी का भी देख लेते एक बार, ये तो डायरेक्ट लिख देते DH माइनस EG। एक लिखूंगा बस मैं, ये वाला लिखता हूँ बीच वाला। और ये पोजीशन कौन सी होगी मेरी? A32, मतलब नेगेटिव आएगा। क्या होगा जरा इसका? H का लिख रहे हैं, ये दोनों हाइट, तो कितना हो जाएगा? CD माइनस AF। CD माइनस CD माइनस AF, ना कि AF माइनस CD। ए। याद रखना, उल्टा लिखेंगे। ठीक है, बाकी भी लिखूं क्या अनमोल? बाकी लिखूं? नहीं ये नहीं। समझ गए? चलो ठीक है, ये अपनी प्रॉपर्टी समाप्त हुई। अब करते ना क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे भाई, और तुम प्रैक्टिस में तो करते ही रहोगे, फिर मैं और तुम्हें असाइनमेंट्स दूंगा आज भी। करते जाओ फटाफट, जैसा मैं करते जा रहा हूँ। पोल बनता जाएगा, मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि 12th में अभी तो चलो ठीक है, जब अपनी ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगी तो मैं चेकिंग भी करना स्टार्ट करूंगा कि तुम सच में कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं काम। 12th में मैंने कहा था मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट रहूंगा, काम भी बहुत ज्यादा दूंगा, क्योंकि अब तो थोड़ा लग के मेहनत करनी है भाई। 11 निकल गया निकल गया, स्टार्ट से गियर पकड़ेंगे तब जाके हम एंड तक अच्छा कर पाएंगे। 99 परसेंटाइल का ख्वाब सोचा है तो उसको पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। ओके, चलो, तो ये अपना हो गया प्रॉपर्टी करके वैरायटी नंबर 4। तो अब हम कौन सी वैरायटी पर आएंगे जरा बताओ? वैरायटी नंबर 5। और वैरायटी नंबर 5 क्या होगी अब अपनी? लिख सकते हैं इसको इम्पोर्टेंट ऑब्लिक स्पेशल डिटर्मिनेंट्स। मतलब इसको हमें हैशटैग रिमेंबर ही रखना है, क्योंकि इनका यूज इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि भाई साहब याद कर लो तो बेटर है, विद इन सेकेंड्स अपन को आंसर आ जाएंगे। और यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, नंबर्स रख दो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो और चारों ऑप्शंस देख लो, एलिमिनेशन मेथड, वो तो हमेशा ही वैलिड रहती है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं स्पेशल डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहला, सबसे आसान, सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। अब ये सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट क्या होता है ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है।
बताता हूँ, तुम्हें याद आएगा कोनिक शायद। ए बी सी एफ जी एच एफ जी एच, कहीं पढ़ा है ये? कोनिक हाँ, में कोनिक तो पैर ऑफ लीनियर फैक्टर्स में पेयर ऑफ तोड़ना हो, स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल, जब दो लीनियर हाँ फैक्टर्स ये में तोड़ना हो या पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो डेल्टा जीरो होगा। कोनिक सेक्शन कब बनता है अपना? नॉन डिजेनरेट कोनिक, जब डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। और इसी को अपन बोलते थे जब इसको एक्सपांड करेंगे तो। और ये याद रखना ही है, और हमने करा भी। ए बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। और ये सिमेट्रिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि डायगोनल के अबाउट तुम मिरर इमेज ले सकते हो, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। डायगोनल बोले तो ये, इसके अबाउट तुम ऊपर देखो नीचे देखो, मिरर इमेज लो, तुम्हें पता चल जाएगा। ये पहला डिटर्मिनेंट है जो तुम्हें याद रखना है। दूसरा स्क्यू डिटर्मिनेंट, इसका प्रूफ क्या है? पहले वाले का तो डायरेक्ट एक्सपेंशन, ये तो डायरेक्ट ही है, इसमें तो क्या करोगे? कोई डायरेक्ट तो वो मतलब फॉर्मूला ये होता है, पर प्रूफ क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंशन। अब मैंने तुम्हें बोला था ना कि अपन एक स्क्यू डिटर्मिनेंट में तुम्हें बताऊंगा, कल मैंने तुम्हें कहा था। स्क्यू डिटर्मिनेंट क्या होता है? तो स्क्यू डिटर्मिनेंट हम 3x3 के याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि 3x3 हमारे सिलेबस में है। स्क्यू डिटर्मिनेंट में हमारी कंडीशन है, सबसे पहले तो डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो रखेंगे, जो इधर है ऊपर, ये मिरर इमेज लेंगे ना अपन यहाँ पे भी, इसके अबाउट वैसा ही। तो यहाँ ए है तो यहाँ आएगा माइनस ए, यहाँ बी आएगा तो यहाँ माइनस बी, यहाँ सी आएगा तो यहाँ माइनस सी आएगा, ठीक है। इस टाइप का अगर अपने को मिलता है तो इसकी वैल्यू ऑलवेज जीरो होती है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया भाई। अगर डायगोनल, इसको डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे आगे जाके मैट्रिक्स में, बट अभी के लिए तुम समझ लो डायगोनल एलिमेंट्स। अगर डायगोनल एलिमेंट्स, यहां तो कुछ भी हो सकते हैं सिमेट्रिक में, अगर जीरो दिखे, सिर्फ इतना काफी नहीं है सिर्फ जीरो दिखे। अगर यहाँ नंबर 2 है तो यहाँ -2, यहाँ -4 है तो यहाँ 5, यहाँ 6 है तो यहाँ -6। बिना एक्सपांड करे तुम बोल सकते हो वैल्यू जीरो। एक्सपांड करके देख लो, आई होप तुम एक्सपांड कर सकते हो और प्रूफ करके देख सकते हो। तो स्क्यू डिटर्मिनेंट जरूरी है। सर ये 4x4 में भी जीरो होगा? ना 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 ना, ये सिर्फ 3x3 ऑड वाले ऑर्डर में ही चलता है, ठीक है। ऑफ ऑड ऑर्डर जीरो होगा अगर तुम्हें जनरलाइज करना है तो, बाकी हम करेंगे बाद में मैट्रिक्स चैप्टर में। ऑफ ऑड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है? ये डिटर्मिनेंट का सिंबल ही है, या डेल्टा अपन ने करा था ना, डेल्टा जीरो होगा। एन ऑड होना चाहिए बस। हम जनरली 3x3 पढ़ते तो हम याद भी अभी उसी का करेंगे। ये हो गया दूसरा टाइप। अब आता है तीसरा, साइक्लिक डिटर्मिनेंट्स। अब साइक्लिक डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? बहुत सारे आएंगे, तो ये तो सिर्फ एक नाम रख देते हैं अपन। इसके नीचे ही अपन टाइप्स रखेंगे, बहुत सारे हैं, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में जो फॉर्मेट चलते हैं, जिसमें अब पहला आएगा अपना 1x(x²), 1y(y²). अभी तक तुमने देखे कि नहीं ऐसे पता नहीं, पर ऐसे बहुत सारे तुम्हें दिखेंगे 1z(z²). अब तुम्हें पता है ना, तुमने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था 11th में फॉर्म में, याद है ना? तुम्हें डायरेक्ट नहीं देंगे, तुम्हें हैशटैग सब्स्टिट्यूशन करके कोई भयानक सी चीज दे देंगे, तो तुम उसको रीसब्स्टिट्यूट करके, मतलब सब्स्टिट्यूट करके उसको कुछ एक्स वाई मान लेना। अगर इस टाइप का फॉर्म दिखे तो पता है इसकी वैल्यू क्या आएगी? x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। असाइनमेंट 1 में था ये। हाँ, बहुत इजी प्रूफ है ये। असाइनमेंट 1 में मैंने क्यों रखा? क्योंकि मैंने तुम्हें कल एक टिप दे दी थी एंड में कि अगर 3 1 दिखे तो 2 0 बनाओ, याद है ना? हाँ यस बस उससे डायरेक्ट हो जाएगा इसका प्रूफ। दूसरा प्रूफ, सर ये फैक्टराइजेशन मेथड से हो सकता है क्या? प्रॉपर्टी नंबर 8, आओ जरा प्रॉपर्टी नंबर 8 से इसका प्रूफ का आनंद लिया जाए। अगर मैं x इक्वल्स टू y करता हूं तो क्या वो इसका फैक्टर है? बताओ। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी ना? आंसर की दो रो पहले रो, दो रो सेम सेम होंगे, पहला दूसरा रो सेम। वेरी गुड। तो ऐसे तो मैं y इक्वल टू z रखूं तो भी 0 हो रहा है ना? वेरी गुड।
तो ऐसे ही मैं जब z इक्वल टू एक्स लिखूंगा, मैं प्रूफ बता रहा हूँ, एक्सपांड करने वाला नहीं, थोड़ा फैक्टर वाला जो ऊपर मैंने लिखा था, z इक्वल टू एक्स करो, ये भी मुझे डिटर्मिनेंट 0 देगा। देयरफॉर डेल्टा जो कि अपना क्या है, 1x एक्स स्क्वायर, 1y वाई स्क्वायर, 1z जेड स्क्वायर के 3 फैक्टर तो अपने को मिल गए। सर अभी और भी तो कोई फैक्टर होंगे, क्या होंगे कोई और फैक्टर? तो आओ जरा डिग्री देखी जाए। जब तुम इसको हाईएस्ट एक्सपांड डिग्री करोगे 3। तो एक्सपांड करके तुम देखोगे, ये वेरिएबल को भी कंबाइन करते हैं, डिग्री ऐड करते हैं, ठीक है? तो कितनी आ रही है डिग्री? 3। डिग्री में 3 आ रही है। तो कितने फैक्टर्स हो गए अपने? ये भी तो 3 ही डिग्री वाला है। तो कोई और आ सकता है क्या वेरिएबल फैक्टर? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिग्री तो ऑब्वियसली तुम्हें मेंटल एबिलिटी टाइप इतना तो पता होना चाहिए, पर जरूरी थोड़ा ना ये फैक्टर हो। फैक्टर के साथ पता ना हमेशा k टाइम्स लिखते हैं। डू यू रिमेंबर दिस पॉइंट, रूट्स वाला पार्ट, यस। हाँ k सर। टाइम्स करके? तो अभी k बच गया है। किसको याद है अपन ने ये टेक्निक पहले यूज करी, ऐसा लिख के और फिर k टाइम्स? हाँ हाँ। स्टार्ट में एफओएम के वक्त हमने थोड़ा सा फैक्टराइजेशन में इसके बारे में डिस्कशन किया है। क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक में किया होगा, खैर अभी नहीं आते तो चलेगा, मैं बताया तो सब कुछ है भाई। अब बस यूज होगा क्लास 12 में वो फंडामेंटल। खैर अब ये के निकालना है, के कैसे निकालोगे? एक्स वाई और जेड की वैल्यूज डाल दे। हाँ एक्स, अब 1 1 1 मत रख देना, 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ऐसा करो, x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3 करो। दोनों तरफ रखना, k इक्वल टू 1 आने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना आंसर ये आता है। तुम तो रख के चेक करोगे। ये भी सब्जेक्टिव प्रूफ है पता है, पर ये स्कूल में ऐसे मेथड से नहीं बताया हुआ है। स्कूल वाले तो क्या बताते हैं, मेथड 2 से, और वो तुम घर जाके कर लेना। वैसे मैंने शॉर्ट नोट्स के अंदर इसका प्रूफ रख दिया है, तो तुम देख लेना शॉर्ट नोट्स में। शॉर्ट नोट लिखने की जरूरत नहीं रहेगी अब, क्योंकि मैं पूरा ही करवाऊंगा। कुछ कुछ उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे एक्स्ट्रा, वो तुम एड ऑन कर लेना। वो तो जब तुम नोट्स लिखोगे तुम्हें पता चल जाएगा। आज के लेक्चर का भी मैं शॉर्ट नोट दे दूंगा। मेथड 2 क्या है? R2 को R2 माइनस R1, पहले वाले को रहने दो ना डायरेक्ट, क्योंकि एक्सपांड हो जाएगा। बाकी को 0 बना देते हैं, और मैं एक साथ कर सकता हूं क्योंकि मैं दोनों को 1 के साथ ही ऑपरेट कर रहा हूं। R2 को R2 माइनस R1 और R3 को R3 माइनस R1 करते हैं जरा। क्यों? एज देयर आर 3 वंस, तो 2 को 0 बनाएंगे अपन और फिर एक्सपांड कर देंगे। चलो मैं एक बार बता देता हूं। तो ये 1x, इसको तो हमने कुछ छुआ ही नहीं, ये 0, ये y माइनस एक्स, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। शानदार। तीसरा बताओ, 0, z माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाह जी वाह। अब एक्सपांड कर दें? नहीं, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लो। कैसे? क्या y माइनस एक्स किसी को कॉमन निकलता हुआ दिखता है? और क्या z माइनस एक्स किसी को कॉमन होता हुआ निकलता हुआ दिखता है? बोलो, किसी को दिखा? मुझे तो दिख गया। सेकंड 1, में वो ये y y माइनस प्लस सिक्स वाई एक्स। प्लस सिक्स से हो जाएगा थर्ड। पर सर इसमें कहाँ है? अरे भाई वो 0 है, 0 के साथ तो तुम्हें इतना तो आता होगा। ये z प्लस एक्स, ये आ गया। ठीक है, अब एक्सपांड अब तो कर ही दो। अब तो क्या बचता है, और कैसे लिखते हैं बोर्ड्स में, मैं वो बता रहा हूँ। मेथड 2 अपनी बोर्ड अप्रोच है। अब 1 के अबाउट ही करेंगे, तो फिर से अपन 2 क्रॉस 2 लिखेंगे। 1 तो वही रहेगा, 1 y प्लस एक्स, 1 z प्लस एक्स। ओके, अभी भी नहीं करना है तो लो। R2 को R2 माइनस R1। सर R2 को R2 माइनस R1 आप 2 क्रॉस 2 में कैसे लगा सकते हो? अरे भाई साहब, सब में लगा सकते हैं यार। जब 3 क्रॉस 3 में लगा सकते हो, 4 क्रॉस 4 में लगा सकते हो, तो 2 क्रॉस 2 में क्यों नहीं? ये तो ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ, फील कराने के लिए। ये z माइनस वाई हो गया। अब क्या करेंगे? अब तो एक्सपांड, अब तो डायरेक्ट ही है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई बार ना क्वेश्चन आता है विदाउट एक्सपांशन आपको प्रूव करना है, तो मैंने किसी भी स्टेप में एक्सपांड नहीं करा। आखिरी में एक टर्म तो लिखूंगा ना कम से कम। सर पर ये थोड़ी ना दिया था आपने तो। अरे तो भाई इन तीनों के प्रूफ को क्या मतलब, इन तीनों के प्रोडक्ट को अपन कुछ रीअरेंज कर सकते हैं? पहले वाले को उल्टा करा, माइनस बन रहा है। साइक्लिक का मतलब तुम समझ रहे होगे, साइक्लिक ऑर्डर है ना, वैसा।
तो समझ में आ गया 3-1 का लुत्फ उठाओ, 3-1 कैसे भी करके बनाओ। 99% क्वेश्चंस इन योर गुड सीटी, इन मेंस एंड इन योर बोर्ड्स 3-1 बनाने का खेल है। और 3-1 बनाओ या 2-0 बना दो डायरेक्टली, अगर बन जाए तो 3-1 या 2-0। बस ये वाला मैंने मेन ट्रिक तो तुम्हें पिछली बार में ही दे दिया था, अभी कुछ और ट्रिक्स आएगी, पर एट द एंड हमेशा ना 3-1 या 2-0 पे खत्म होता है मैक्सिमम टाइम, या तो कोई प्रॉपर्टी लगा के 0 हो जाए। ठीक है, तो ये भाई हम याद रखेंगे। किसी को कोई डाउट? ये सर था हमारा थर्ड। हाँ बेटा। ये जो इसमें हम के निकाल रहे थे ना, हाँ तो वो हम डायरेक्टली भी 1 बोल सकते थे, क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर हो तभी तो बेटा के 1। -1 भी आ सकता है ना, भूल गए क्या? तुम प्रूव कर दो कि -1 नहीं होगा तो यस यू आर राइट, अच्छा पर मेरे को डायरेक्ट नहीं दिखता बेटा थोड़ा सा। हाँ ठीक हाँ है, क्यों तुम कोफिशिएंट्स को पॉजिटिव ही समझते हो? इतना पार्शियलिटी मत करा करो नंबर्स के साथ, नेगेटिव भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने पॉजिटिव भाई साहब, और नेगेटिव ज्यादा दुखदाई होते हैं। चलो फोर्थ वन जो याद रखेंगे अपन, 1x(x²) 1y(y²). हाँ एक और चीज, इसी को हाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय प्रॉपर्टी नंबर 1। मैंने 1x(x²) लिखा था ना, तो 1x(x²), 1y(y²), 1z(z²). मतलब मैंने क्या किया, रो कॉलम का अदला बदली, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। वैल्यू तो वही सेम ही रहती है, तो कभी ये दिख जाए तो ये मत बोलना सर ये तो आपने याद ही नहीं करवाया। चलो फोर्थ वन, डेल्टा। अब 1x(x²) तो हो गया, 1x(x³), 1y(y³), 1z(z³). ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? अब तुम्हें पता है, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं क्या, x माइनस वाई, ये मैंने फैक्टर्स लिखना भी तुम्हें बताए थे, किसी को याद हो? फैक्टराइजेशन एफओएम में किसी को याद है? कौन सा वाला पार्ट मैं थोड़ा याद दिलाता हूँ, x² इंटू वाई माइनस जेड, y² इंटू जेड माइनस एक्स, ये वाले में बताया था, कुछ लिखने का तरीका भी बताया था एंड ऑल। खैर छोड़ो, वो तो थोड़ा सा एफओएम का पार्ट था। खैर अभी तो अपन इस पे आते हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस। अब इतना काम नहीं चलेगा, कितनी डिग्री है ये? डिग्री 4 है। अगर डिग्री 4 है तो एक और वेरिएबल पड़ेगा, पर क्या यहाँ पे तुम्हें सिमेट्रिकल दिख रहा है एक्स वाई जेड? इस रीजन से सिमेट्रिकल दिखने के कारण जो एक वेरिएबल बढ़ेगा वो बेसिकली x प्लस वाई प्लस जेड का बढ़ता है, और विथ प्लस साइन। वो तो कैसे, वो हम चेक करेंगे ना। तो ये चौथा डिटर्मिनेंट है जो हम याद रखेंगे, 1x(x³ वाला, एक वेरिएबल बढ़ गया। इसके बाद बाकी तो तुम्हें प्रूफ पता ही है, R2 को R2 माइनस R1, C2 R3 को R3 माइनस R1, उससे क्रॉस चेक कर लेंगे। मैं डायरेक्ट ही तुम्हें लिखवा रहा हूँ, ये एक जैसे ही है। इसका वो लिखवाऊं क्या, रो कॉलम इंटरचेंज करके कि चलेगा? रो कॉलम इंटरचेंज करके लिखवाऊं क्या फोर्थ का, कि चलेगा? चलेगा सर। याद रखना बस। हाँ, 1y² y³, 1z² z³। हाँ जी भाई, क्या लगता है अब डिग्री कितनी हो गई? 5 हो गई है भाई साहब। x² प्लस y² प्लस z² माइनस हाँ x² वो माइनस लगता है, y²। बट एक्चुअली वो नहीं निकलता है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा अब यहाँ पे वो क्रॉस चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे जो चौथा वेक्टर होता है ना डिग्री 2 का, ये भी तो हो सकता है, और निकलता बेसिकली ये है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये तो तुम्हें रख के चेक करके थोड़ा देखना पड़ेगा, और इसलिए हम इसको तो खैर अब याद ही रखेंगे। बाकी तो खैर 2 को 0 बना के एक्सपांड कर करके तुम देख सकते हो कॉमन फैक्टर निकालने का। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स वाली डिग्री 2 का एक्सप्रेशन आता है, ना कि x² प्लस y² प्लस z²। वो हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा अगर हम इन जनरल करेंगे तो। खैर ये हमें याद ही रख लेना है। अब ये डिग्री 5 का था। ठीक है, क्या ये 5 डिटर्मिनेंट याद हो जाएंगे? 1 डिग्री से याद रखोगे तो अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स तो आ ही गया। उसके बाद एक डिग्री और बढ़ी तो लीनियर, एक और डिग्री बढ़ी तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। क्योंकि ये थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है, ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, तो तुम माइनस को फ्लिप करके एक और नया फॉर्म बना लोगे। ठीक है, डिग्री से देख लेना तो याद रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। 1x(x²), 1x(x³) और 1x²(x³), डिग्री बढ़ी है स्टेप बाय स्टेप। ये हो गए अपने 5 डिटर्मिनेंट।
क्या अब हम छठे डिटर्मिनेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम याद रख ले तो बढ़िया ही है, नी भी रखेंगे तो भी चलेगा, एनसीईआरटी का सवाल है। 1 + है 1 1 1 1 + B 1 1 1 1 + C। ये इतना यूजफुल नहीं है याद करने के लिए, इसका तरीका इंपॉर्टेंट है। ये आता है बेसिकली ABC 1 + 1/A + 1/B + 1/C। एक और चीज जो मैंने कहा था, मेंस और एडवांस में अगर ये डायरेक्ट यूज होते भी है तो डायरेक्ट एकदम नहीं होंगे। क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। तुम्हें कोई x की जगह y की जगह कुछ और भयानक सी चीज लिख देंगे, पर जैसे ही तुम 3 अलग अलग वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करोगे, क्वेश्चन ही सॉल्व होगा। आई होप तुम समझ गए। पता है ना सबको सब्स्टिट्यूशन का मतलब? इतना प्यारा एक्स वाई थोड़ा ना लिख के देंगे, एक्स वाई जेड तुम्हें दे देंगे, जैसे कॉस ए दे दिया, कॉस बी दे दिया, कॉस सी दे दिया, तो भी तुम डायरेक्ट कर सकते हो। ट्रिगो में फॉर्मेट, ट्रिगो बहुत यूज होता है इसके साथ, ट्रिगो अच्छा खासा यूज होता है। चलो भाई, ये तो हो गया। प्रूफ कैसे करोगे इसका? बताओ बताओ, एनसीईआरटी का सवाल है। हाउ टू प्रूव इट? प्रूफ से ही तो अपन क्वेश्चंस भी करते जाते हैं ना, याद करने के साथ साथ। कैसे प्रूव करोगे? सर वो दो डिटर्मिनेंट में तोड़ देंगे, मतलब 1 + A है तो नहीं नहीं, ये दो में नहीं, ये टूटते ही जाएंगे। एक रो या एक कॉलम के अबाउट अपन तोड़ सकते हैं, बाकी तो एज इट इज रहते हैं। तो तुम ये एज इट इज रखोगे फिर क्या? उधर 1 + 0 करके तोड़ोगे क्या? डायगोनल में है ये तो, एक एक। समझ आ रहा है? बहुत सारे टूट जाएंगे फिर तो उस लॉजिक से। तो ये सर वो R1 को R1 - R2 और R2 को रैंडम R2 जीरो - होंगे। R3 करके। एक बेटा रैंडम जीरो हो रहे, तुम कर सकते हो रैंडम जीरो बनाने के बाद एक्सपांड कर दो, पर कोई और सिमेट्रिक डायरेक्ट डिटर्मिनेंट। नहीं। तो हाँ, सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है बिल्कुल, उसका प्रूफ तुम्हें, फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, पर वो भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग। सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना उसको भी, कितने सारे फैक्टर बनेंगे। देखो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे बनाना है अपने को, तो वो भी मैं प्रिफर नहीं करूंगा फिलहाल। चलो मैं बताता हूँ, तुम्हें हिंट दी हुई है। तुमने बचपन में शायद प्रूव रेट के सवाल नहीं करे। प्रूव रेट सबसे इजी होते हैं सवाल, क्योंकि आरएचएस ही तुम्हें हिंट दे रहा है। जब आरएचएस बोल रहा है जबरदस्ती एबीसी है बाहर, तो हम जबरदस्ती करेंगे। कैसे? हम रो 1 में से ए बाहर निकालेंगे। तो सर बाकी में तो है ही नहीं। कोई बात नहीं बच्चा, काय को डरते हो? दूसरे में से बी निकालेंगे, जबरदस्ती निकाल रहा हूँ, हाँ कॉमन। 1/B 1/B + 1 1/B 1/C 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 + 1। चलो भाई बाहर निकाल दिया। इससे क्या फायदा हुआ? अब मेरा फेवरेट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है, पता है? R1 को R1 + R2 + R3। बहुत अच्छा लगता है। C1 को C1 + C2 + C3, R1 को R1 + R2 + R3। बहुत अंदर तो मतलब सेम हो एकदम। जाएगा सर, R1 पूरा सेम। हाँ, ये अलग ही फीलिंग देता है एक्चुअली, बहुत बढ़िया फीलिंग देता है ये। और ये मुझे वो फैक्टर मिल गया। ये कॉमन निकालना तुम भी सोच सकते थे, क्योंकि दूसरे 1/में टर्म तो तभी आएगी ना बेटा, जब 1/ में अंदर एक्सप्रेशन आएंगे। डायरेक्ट एक्सपांड करके 1/में कैसे आएंगे? और एबीसी कॉमन निकला हुआ है। ये भी वही टर्म है, ये भी वही टर्म है। और जब 3 टर्म सेम है तो हम कॉमन निकाल लेंगे, और कॉमन निकालने के बाद तुम्हें मजा पता है कितना बढ़िया मजा आता है उसके बाद। 3 1 बनाने के बाद 2 0। तो तुम देखोगे ना, इसीलिए मैंने बोला था ना कि इसमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, बस दैट्स इट। इसलिए तो मैं इसको पहले ही खत्म कर देता हूँ। तुम करते रहो प्रैक्टिस पे जितनी करनी है। हालांकि ना मैट्रिक्स रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं आजकल, डिटरमिनेंट पे क्वेश्चन बहुत कम हो गए अब पूछने के भी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अप्रोच कितनी सारी है। अब जैसे ये तुम्हें ऑप्शंस में दिए रहेंगे इस टाइप के 4, तो तुम करोगे इसको सॉल्व? नहीं, मैं तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 ऐसे रैंडम लूंगा जिससे जीरो नहीं बने। चारों ऑप्शन में रख के देख लूंगा, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी सिखाऊं क्या बेटा इसमें? ये तो तुम्हें बचपन से आती होगी, वैल्यू रख रख के चेक करना, वो तो सबसे बेस्ट होता है। तो चीटिंग कर लेते हैं बच्चे, इसीलिए ना आईआईटी जेई इस पे अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दे रही है। पर हाँ, स्कूल एग्जाम के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना यार। तो यही समझो अपन स्कूल एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। ये कॉमन निकल गया। 3 1 1/B 1/B + 1 1/B।
1/c 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 प्लस 1। अब मुझे पता है डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आनी है? 1। 1 आएगी। अब तुम्हारे पे छोड़ दूं ये काम। अब R2 सॉरी R2 नहीं, अब C2 आ जाएगा। कॉलम 2 को कॉलम 1 को एज इट इज लो, ताकि डायरेक्ट एक्सपांड करके काम हो जाएगा अपना। बाकी दो को 0 बनाते हैं ना। C3 को C3 माइनस C1 पहले वाले से इन्वॉल्व कर लोगे क्या? हैशटैग DIY लिख सकता हूँ। यस सर। 2 0 बना के एक्सपांड कर देना, इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो फाइनली अपना क्या हो जाएगा? ABC 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। चलो 1 प्लस a 1 1 1 1 प्लस b, अगर याद रखना है रख लो, नहीं तो प्रूफ भी मजेदार था इसका। कैसे? ये वाला ये बहुत पसंदीदा होता है, क्योंकि ये दिखता भी नहीं एकदम से। तीनों का सम करके देखा करो। मैं स्टार मार्क लगा देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट लिख के। डायरेक्ट नहीं बना, पर कुछ कॉमन निकाल के बन गया। ये बहुत जगह यूज होगा, देखो। क्योंकि इससे क्या डायरेक्ट फिर 3 1 बन जाएंगे, और फिर तुम्हें पता ही है। ये 6 था अपना। 7th वन। चलो थोड़ी सी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते पहले। एक आध थोड़े से अलग टाइप, मतलब जो अभी तक याद करे उनका एप्लीकेशन तो बता दूं एक बार, कि याद करने का इंपॉर्टेंस क्या है। एक्स स्क्वायर वाई जेड, वाई स्क्वायर, इसको याद नहीं रखना है। ओके। जेड एक्स, जेड स्क्वायर एक्स वाई। कैसे करोगे इसको सॉल्व? सिंप्लीफाई करना है। ये दिख रहा है 1x स्क्वायर टाइप का फॉर्मेट बन सकता है ये, पर एक दिक्कत है सर, ये वाई जेड एक्स एक्स वाई की। तो क्या करें? नहीं XYZ पता। कॉमन है। सर R2 को R2 माइनस R1 और R3 को R3 माइनस तुम R1 प्रूफ के करके इसको थ्रू जा रहे हो, फैक्टराइजेशन। ठीक है, तुम प्रूफ के थ्रू जा रहे हो। मैं डायरेक्ट रिमेंबर वाला यूज करना चाहता हूँ। तो मैं फर्स्ट रो में ना, पता है क्या मल्टीप्लाई करता हूँ? एक्स। क्यों? तुम्हें पता हाँ सर समझ गया। ले लेंगे। किसी को समझ आ गया? वाई से। और इससे क्या फायदा मिलेगा? किसी को दिखाई हाँ। देने लगा? थर्ड रो को हम करेंगे जेड से। तो एक एक रो में अपन कर सकते हैं, इंडिविजुअली उसी में करते हैं। मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। 1/x/y/z, एक्स वाई और जेड। यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स क्यूब, और यहाँ XYZ। तुमने रो वाइज मल्टीप्लाई करा, और अब मैं क्या करूंगा? कॉलम वाइज कॉमन निकाल ली। निकालूंगा। ये बहुत फेवरेट, मेरा फेवरेट पार्ट होता है ये भी। एक में रो वाइज करो, कॉलम वाइज बाहर निकलता है। ये भी बहुत फेवरेट मतलब ऑपरेशन है। तुम देखोगे, आज ही देखोगे बहुत सारे सवाल। ये आ गया, बाहर निकाल लिया। और अब XYZ, इसको कॉमन निकालो। तो XYZ, नीचे XYZ वो कैंसल आउट भी हो गया। बचा क्या? एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1, वाई स्क्वायर वाई क्यूब 1, जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। ये गया। सर ये अभी हमारे फॉर्मेट में नहीं है। अरे तो इसको फ्लिपिंग फ्लिपिंग करके खेलो ना यार। कैसे करोगे? सर दो कॉलम को स्विच इधर ले करके जाओ, माइनस इसको इधर लगा ले देंगे। जाओ। बिल्कुल, फिर इसको ले जाओ इधर, इसको ले जाओ। 2 फ्लिपिंग लगेंगे। हाँ सर। ठीक है, तो वैल्यू सेम ही हो जाएगी। 1x² एक्स क्यूब, 1y² वाई क्यूब, 1z² जेड क्यूब। पता है ना आंसर क्या आता है इसका? x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये हो गया। ठीक है, दो फ्लिपिंग कौन सी करी थी अपन ने? C2 C3 को फ्लिपिंग करा फर्स्ट स्टेप में, फिर दूसरे स्टेप में C1 C2 को फ्लिपिंग करा, और दो फ्लिपिंग में माइनस माइनस प्लस हो गए। एक फ्लिपिंग पे माइनस बाहर आता। ये था अपना एक छोटा सा एक प्रैक्टिस सवाल था, ताकि तुम्हें समझ में आए। और देखो, वो याद करने से क्या होता है ना, वो तुम्हें कनेक्ट करवाएगा कि मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मुझे वो याद करने वाले टाइप के डिटरमिनेंट में लाना पड़ेगा, और लाने के लिए अपने आप स्टेप्स बनेगी। आई होप तुम वो कनेक्ट समझ में आया होगा तुम्हें। ठीक है, चलो खैर, अब इस टाइप के तो और भी सवाल मैंने उसमें रखे शॉर्ट नोट्स के अंदर। ठीक है, तुम कर लेना यार, ये मैं अभी और नहीं दे रहा हूँ। दूसरा सवाल करें अब? हो गया ये, दूसरे वेराइटी याद करें। कौन सा था ये? 6th है ना? 7th पर आता है।
रिमेम्बर पॉइंट नंबर तो 7। एक मिनट ऊपर कर सकते हो? हाँ एक, ये ले। हाँ ठीक है सर। 7th वन, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, इसको कहते हैं साइक्लिक परम्यूटेशन। इसी में जो डिटर्मिनेंट के अंदर एलिमेंट्स है साइक्लिक परम्यूटेशन पे डिपेंडेंट से टाइप का साइक्लिक परम्यूटेशन। तुम देख सकते हो एबीसी साइक्लिक ऑर्डर होता है ना ऐसा, इस टाइप का, जैसे तुमने आईजे के लिए पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह में, इधर ए रखो, इधर बी रखो, इधर सी रखो, ये गया, ये एरो घुमाया, ये घुमाया, तो पहले एबीसी है, फिर बीसी है, और फिर सी ए बी है। अगर इस साइक्लिक ऑर्डर में इस टाइप से चलता है तो इसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab से। माइनस मत भूल जाना बाहर वाला, ये होता है। और अगर ये होता है, इसका प्रूफ तो क्या है? प्रूफ तो इसका बहुत इजी है, कोई बताएगा? मेरा फेवरेट वाला C1 वाले में लगाते हैं, कोनिक वन। C1 तो प्लस पावर C2 प्लस C3, C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो, उससे क्या होगा? और फिर A प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाल लो, और फिर 2 1 छोड़ दो तुम्हारे लिए, फिर 3 1 मिलेंगे तुम्हें। फिर तो तुम्हें पता ही है 3 1 के बाद क्या करते हैं। अब ये तुम ट्राई करना, ठीक है? ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ, हैशटैग दिया है, वैसे तो सब कुछ ही बता दिया फिर भी। और अब ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, थोड़ा सा एफओएम याद है? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। शानदार। माइनस बाहर चल रहा है, ओके। तो अगर ये याद आया होगा तो फिर एक और याद आना चाहिए, हाफ ऑफ ए माइनस बी। हाफ बाहर कर दिया, ए माइनस बी होल स्क्वायर बी माइनस सी होल स्क्वायर। मतलब फिर से एफओएम कनेक्ट हो सकता है इस टाइप के सवालों में, और एफओएम पे हमने बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस करे हुए हैं, ठीक है? ये है अपना 7th वन। बस बाहर का माइनस मत भूल जाना, ओवरऑल माइनस साइन है, वो गलती मत करना, ठीक है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट वन, माइनस बी सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी, सी स्क्वायर प्लस बी सी। इसका प्रूफ समझेंगे, और ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड्स में 3 से 4 मार्क का आता है। बढ़िया सवाल है, बच्चे तो इसके स्टेप्स रट के जाते हैं। आरडी वगैरह में है शायद, एनसीईआरटी में डायरेक्ट तो मुझे याद नहीं है कि माइनस बी सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी, सी स्क्वायर प्लस बी सी, ए स्क्वायर प्लस ए सी। और ये भी अगर सब्स्टिट्यूशन के साथ आ गया ना, खतरनाक बन जाता है क्वेश्चन। स्कोर टेस्ट वगैरह में इसका यूटिलिटी हुआ है, डायरेक्ट यूसेज हुआ है, पर आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। ट्रिगो वगैरह में दिया था कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट में, बहुत ही ज्यादा बच्चों ने देख के छोड़ दिया था, पर उनको बाद में एहसास हुआ अरे ये तो क्लास में हमने देखा था इस टाइप। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल क्यूब। और अगर कुछ और फॉर्मेट दे दे तो इस फॉर्मेट में बदलना पड़ेगा तुम्हें, इसका मिलता जुलता भी दे दे तो। अब ये बहुत खास प्रॉब्लम है, मतलब 4 मार्क का, 3 से 4 मार्क का जो भी जितना भी वेटेज होता है तुम्हारे स्कूल में सीबीएसई और जीएसईबी के अकॉर्डिंग, ये पूछते हैं, कई बार पूछ भी चुका है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ का ही तो खेल है। तो प्रूफ में ना एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्लिकिंग फैक्टर तुम्हें दिखाई देगा, और वो पता है क्या है? तुम्हें पहला कॉलम दिख रहा है, फर्स्ट कॉलम को थोड़ा सा ध्यान से देखो। ऐसे तुम फर्स्ट रो को भी देख सकते थे, पर अभी मैं फर्स्ट कॉलम दिखा रहा हूं। तो क्या तुम्हें ऐसा दिख रहा है? फर्स्ट कॉलम में A21 और A31 हैज एलिमेंट A, दिखाई देता है कि नहीं? यस सर। अरे काश इसमें भी होता जो मिसिंग है, होता तो तीनों में से A कॉमन निकल जाता, बहुत बढ़िया। सिमिलरली जरा सेकेंड कॉलम को देखो, ये मैं लिखवा रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना बहुत लगा लो उतना लगा लो इस क्वेश्चन में। सेकेंड कॉलम को देखो, क्या तुम्हें A12 1 2 और ए नहीं 1, हाँ 12 और अरे 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 3 2 1 2 3 2 में क्या तुम्हें एक एलिमेंट दिखता है और वो है B?
बस बीच वाले में नहीं है, वरना कॉमन निकल जाता, वही छूटा। काश वो दे देते, फालतू में इन्होंने ड्रामा किया। पर वही तो हमें कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ लेके जा रहे हैं। थर्ड कॉलम 1 A 3 1 2 3 3 1 3 और A 2 3 है C, और जा तीसरे में होना था वहां गायब कर दिया। ठीक है, ऐसे ही तुम रो वाइज भी देख सकते थे, कोई कोई एक एक में कमी है, पर मैंने अभी तुम्हें कॉलम वाइज बताया। तो जो जो कमी है वो ले आओ। कैसे लाओगे? मल्टीप्लाई करके। और इसमें याद है अभी मैंने जो ऊपर बताया था, रो वाइज मल्टीप्लाई करके कॉलम में से बाहर निकला था, याद है वो मेरा फेवरेट पार्ट? कहाँ गया, कहाँ गया? रो में मल्टीप्लाई करो, कॉलम से बाहर निकालो, कॉलम में मल्टीप्लाई करो, रो से बाहर निकालो। कहाँ गया, पता नहीं कहाँ गया। हाँ ये रहा, ये रहा, इसी टाइप का कुछ, थोड़ा सा अलग। ये तो बहुत एलिमेंट्री था एक्चुअली, ये मेन है। अभी देखो फर्स्ट कॉलम में इसमें दिख रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 1 इन A 1 1 A इज मिसिंग। ठीक है, सब में एक एक मिसिंग हो रहा है कॉलम में, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, देयरफॉर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय। डिवाइड मतलब मैं पूरा बाहर करूंगा डिटरमिनेंट के बाद, ठीक है, बाय। फर्स्ट रो में पता है मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, रो में कॉलम से निकालना है ना, तो मैं रो में मल्टीप्लाई करूंगा किससे पता है, ए से। देखते जाना इससे क्या फायदा मिलेगा, यही तो समझना है। सेकंड रो में मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, बी से। और थर्ड रो में मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, सी से। चलो कर दो मल्टीप्लाई, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, लो भाई बाहर कर दिया 1/AB से। ये बस क्लिकिंग फैक्टर था, ठीक है। फर्स्ट रो में ए से मल्टीप्लाई कर दो लो, माइनस ABC, AB स्क्वायर प्लस ABC, डरना मत, हाँ, AC स्क्वायर प्लस ABC। चलो दूसरे से B में करेंगे मल्टीप्लाई, A स्क्वायर B ABC माइनस ABC C स्क्वायर B प्लस ABC। चलो तीसरा बताओ, C से मल्टीप्लाई करेंगे, A स्क्वायर C प्लस ABC, B स्क्वायर C प्लस ABC माइनस ऑफ ABC। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? बोलो, अरे नहीं बोलो। सर। चल, अच्छा क्वेश्चन है, और जिसने भी बनाया होगा फर्स्ट टाइम तक क्लासिक बनाया, मतलब खैर डिकोडिंग मेथड अब बहुत स्टैंडर्ड हो गई है, पर फर्स्ट टाइम जिसने बनाया होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था ये क्वेश्चन। जब मैंने तुम्हारी एज में ट्राई किया था इसको और देखा था, वाव वाली फीलिंग आई थी कि कैसे ये सेट हो रहा है। देखो नंबर्स वेरिएबल इस तरीके से सेट करे हैं कि रो वाइज करा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब क्या करोगे, रो वाइज तो मल्टीप्लाई करा है, कॉलम वाइज फिर से कॉमन निकाल लो, एक कॉमन, मतलब कॉलम 1 से क्या निकालोगे, A ए को, कॉलम 2 से क्या निकालोगे, बी को, और कॉलम 3 से क्या निकालोगे, सी को। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ABC लाए भी थे और वापस हटा भी दिया, तो सर फिर तो सेम बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तुमने रो वाइज करा था और कॉलम वाइज बाहर निकाल रहे हो, कुछ और ही अनोखा मिलेगा। उससे फायदा क्या हुआ अभी सब पता चलेगा बेटा, क्वेश्चन खत्म। मेरा दूसरा फेवरेट लॉजिक यूज हो जाएगा। एक लॉजिक तो ये वाला था, एक से करके दूसरे से बाहर निकालना, अभी दूसरे में देखना, अभी दूसरा फेवरेट लॉजिक दिखेगा तुम्हें अभी। किस वो दिखा तो बताना, मैं पहले लिख लूं, फिर बताना किसी को कुछ दिख रहा है क्या। सर R2 is equal to R2 plus R1। अरे रुको रुको बेटा, रुको एक मिनट। BC लिखो या CB लिखो, बात एक ही, मुझे BC पसंद है वैसे, क्योंकि वो ऑर्डर में दिख जाता है बस इसलिए। AB माइनस AB, हाँ जी भाई, सर R2 ये is गया। equal to R2 plus R1 ऐसा करके। नहीं, मेरा फेवरेट R2 R2 is equal R2 प्लस R1 नहीं है, मेरा फेवरेट तो कुछ और है। R2 is equal to R1 को R2 plus R1 प्लस R1 plus R2 प्लस R3। हाँ मेरे को दो ही तो फेवरेट बताए हाँ मैंने यार, वो दो फेवरेट ही याद कर लो। एक रो वाइज निकाल के कॉलम वाइज बाहर निकालना, उसका क्लिकिंग फैक्टर दे दिया, और एक इकट्ठा ऐड करके सब सेम बना देना। मजा आता है, मतलब तुम्हें भी आएगा, फील होगा जब नए क्वेश्चन में तुम्हें वो चीज दिखाई देगी, तो तुम्हें मेरे ये वर्ड्स याद आएंगे फिर, और हाँ सब तो भी फेवरेट था, हमें भी अब अच्छा लगने लगा। क्या करूं भाई,
R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3। एक और चीज है, देखा जाए तो प्रूव डेट करके दे सकते, दिस डिटर्मिनेंट को प्रूव करो कि ये डिटर्मिनेंट के बराबर है। अभी भी पता है ऐसा सवाल अभी तक जे एडवांस में नहीं आया है, पता हो कैसा? एक डिटर्मिनेंट दे दें, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं निकालनी है, 4 ऑप्शन है, वन और मोर देन करेक्ट, ये डिटर्मिनेंट किस किस डिटर्मिनेंट के थ्रू बराबर होगा। क्वेश्चन एक्चुअली आईआईटी जेईई में ये जरूर आना चाहिए, और उसमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी नहीं लग पाए ऐसा कुछ बना के, और प्रॉपर्टीज ही लगे, बच्चा एक्सपांड भी नहीं कर करके चेक करे चारों ऑप्शन को, करेगा तो ऑब्वियसली बहुत टाइम भी लग जाएगा। परफेक्ट प्रॉपर्टी वाला बना के दे, और वन और मोर देन करेक्ट है तो पार्शियल मार्किंग लेके भी तुम बच सकते हो वैसे सवालों में। देखो ना, दिखने में दोनों अलग अलग हो गए, पर वो नहीं हो रहा था डायरेक्ट, दिखने में कुछ ऐसा लग रहा था इसको ऐड कर दो वो कर दो, पर तुम फंसोगे, रैंडम जीरो बनेंगे ज्यादा से ज्यादा, बनेंगे भी तुम। अब जैसे ये देखो, R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 करने का फायदा देखो क्या बना, AB प्लस BC प्लस CA। इसको तो रहने दो, इसको तो रहने दो, AB प्लस BC प्लस CA, रहने दो, रहने दो, AB प्लस BC प्लस CA, रहने दो, रहने दो। अब क्या कर रही, कॉमन हमें ब्रेक प्रूव पता है ना क्या निकालना। करना है, होल क्यूब आता है, वाह सर होल क्यूब आता है, आपने तो दिल खुश कर दिया। क्यों कर दिया दिल खुश? क्योंकि एक तो बन गया, ये भी तुम्हें याद रखना है, प्रूव डेट देखते रहो, और ये नहीं तो सर ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस देखते रहो। ऑब्जेक्टिव अप्रोच अगर नहीं लगा रहे हो और नॉर्मली सब्जेक्टिव मैंने में प्रूफ करना है तब की बात कर रहा हूँ, वरना तो तुम वैल्यू रख रख के ही सब खत्म कर दोगे। 1 1 1, AB प्लस BC माइनस AC, BC प्लस AB, AC प्लस BC, BC प्लस AC माइनस AB, यल हो गया, क्या करें? हाँ जी भाई, अब क्या करें, छोड़ दो तुम्हारे लिए, आराम से घर बैठ के आराम से करते रहना, C2 को C2 माइनस C1, C3 को C3 माइनस C1। सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, अरे ना रे, तुम करना ना, बहुत अच्छा अच्छा बनेगा। ये मैंने गलत लिखा ना यहाँ पे, तभी मैं सोचू, चेक कर रहा था मैं, किसी ने पकड़ा नहीं रहे हैं। ये तो वैसे का वैसे ना, क्या होगा इससे बताऊं, बहुत सारे जीरो दिख रहे हैं। हाँ सर। 1 AB प्लस BC, AC प्लस BC, 0 माइनस AC माइनस AB माइनस BC, ये तो चाहिए अभी, और अपन को दो और चाहिए बाहर, AC BC, अंडा अंडा अंडा, माइनस AB माइनस BC माइनस C। आई होप तुम्हें एक्सपांड करना आता है, बहुत सारों के अबाउट एक्सपांड कर सकते हो, मैं नहीं बताऊंगा, और वो माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA का होल क्यूब। एक बहुत ही शानदार प्रॉब्लम, और अगर ये सब्स्टिट्यूशन के साथ आ गया तो मुझे लगता है बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही प्यारे सवाल बनते हैं। ओके, क्या ये क्लियर है? क्या इसी टाइप का एक CQT दे दूं, सिमिलर वेरिएंट का, मतलब एग्जैक्ट स्टेप सेम नहीं रहेगी, पर प्रूविंग बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा तुम्हें। दू क्या एक CQT? यस सर। ये तो मैंने पूरा करके दे ही दिया ना तुम्हें, अब सेम की तुम उम्मीद क्या करोगे? एक और फॉर्मेट बनता है जिसको बच्चे याद भी रखते हैं, तुम्हें नहीं करना है चलेगा, B प्लस C का होल स्क्वायर, AB AC, AB A प्लस C का होल स्क्वायर, मैंने R लिख दिया है, लिख तो दो मैं रिमाइंडर, मतलब रिमेंबर के लिए, 9th को। ये उसी ऊपर टाइप के क्वेश्चन के जैसा दिखने वाला है, बस यहाँ होल स्क्वायर दे दिए मैंने। तीसरा क्या बचा, AC BC A प्लस B होल स्क्वायर, पता है इसकी वैल्यू क्या आती है, ट्वाइस ऑफ ABC A प्लस B प्लस C का होल क्यूब। क्या लग रहा है तुम्हें पिछले जैसा? मेरे दो फेवरेट चीज लगते हुए दिखाई देती है? नहीं देती है तो तुम सोचना कैसे करना, ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें?
कि पहले में काश यहाँ पे ए होता तो रो वाइज निकल जाता, या कॉलम वाइज में होता तो हो जाता। ठीक है, थोड़ा करना ट्राई, करोगे इसको ट्राई खुद बाद में, मतलब कर लोगे? बोलो। हाँ सर। चलो, ये हो गए अपने टोटल 9। ठीक है, अब ऐसे तो बहुत सारे और भी रहते हैं। ये स्कूल एग्जाम वाला बताता हूँ, इसको याद नहीं रखना है, स्कूल एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल है, सीबीएसई बोर्ड में। एक सवाल वो भी बता देता हूँ अभी, है मेरे पास तो B+C, हाँ, B+C, A+B, C+A, B+C, B, A+B, C+A और C। ये होता है A³ + B³ + C³ -3ABC। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, तुम क्या सोचते हो? वो आपका फेवरेट वाला, कौन सा फेवरेट वाला? R3, R1 को R1 + R2 + R3 और वेरी फिर गुड, A वेरी + B गुड, + C कॉम्बिनेशन। बिल्कुल 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 परफेक्ट। तो ये भी कर दूं क्या तुम्हारे लिए, DIY दे दूं क्या? अब तुम्हें फेवरेट से अब याद रहेगा यार, वो मुझे बोलने नहीं थे मेरे दो फेवरेट चीज। हाँ, वैसे अगर उसके थ्रू नहीं करना है, इसको अपन वो वाली प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, दो में ब्रेक करने वाला टाइप का कुछ। ऐसे बहुत सारे डिटरमिनेंट बनेंगे, पर सब कॉलम तुम्हें वैसे नहीं देखेंगे साइक्लिक परम्यूटेशन टाइप के। थोड़ा सा सोचना, क्या ये साइक्लिक परम्यूटेशन में बदल सकता है क्या, क्योंकि इस टर्म को देख के भी ऐसा फील होता है, पर ये टूटेंगे बहुत सारों में। ओके, वो तुम सोचना। ठीक है, साइक्लिक परम्यूटेशन से कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि उसी के जैसा दिख रहा है ये। अभी तो जैसा तुमने बोला, मेरा फेवरेट वाला यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा है, R1 को R1 + R2 + R3 करके ना, 3 1 तो नहीं बनेंगे, पर वो A+B+C कॉमन निकल जाएगा। तो सर A+B+C कॉमन निकालना तो गड़बड़ हो गया, हमें तो ये फॉर्म बनाना था। ना ना ना, ये तो बनेगा, पर इसका एक एक्सपांशन वाला फॉर्म भी तो बन सकता है, फॉर्मूला A+B+C, तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा, A² + B² + C² -AB -BC -C। चलो छोड़ दो ये तुम्हारे लिए, कर लोगे ट्राई? यस सर। यस सर। ठीक है, फिर भी मैं एक बता दूं, हाँ एक और हिंट दे देता हूं, तुम फंस जाओगे वरना फिर बोलोगे कि सर नहीं बना था। 2 2 1 आएगा, ये कैसे आएगा ये तुम सोचना। एक और हिंट दे देता हूँ, तो सर यहाँ पे अभी 3 1 थोड़ी ना बने करने लगोगे, लो 3 1 रटो मत यार। C2 को C2 -C1 कर दिया, हाँ तो सर एक ही तो होगा, अरे यार फिर रोने लग गए। लो C3 को C3 माइनस वाइस ऑफ है, माइनस क्या, हाफ करेंगे ना। ए क्या कर रहे हो, C3 का डबल करोगे तो फिर डिवाइड बाय 2 करना फिर, पर ये दो लगा देते, अब तो कर लोगे। और 2 0 के बाद तो यार इतना तो एक्सपांड करने की उम्मीद में रखता हूँ। और क्या बनेगी फॉर्म, फॉर्म क्या बनेगा वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। चलो खैर, ये तो हो गया, अपन ने कितने याद करने वाले हो गए? याद करने वाले कितने हो गए थे अपने, 9 टोटल ना। चलो 10th पर आते हैं, एक और बढ़िया धमाकेदार क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, जो स्कोर टेस्ट में तुम्हें मिलेगा। ठीक है, वो वाला सवाल मैं करवाता हूँ, एक बार निकाल लेना तो। हाँ, इफ, और इसका प्रूफ भी याद रखना, मतलब R फॉर रिमेंबर, मतलब इसके हर एक स्टेप्स भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे सवालों में यूज कर सकते हो। इफ A, B, C be real numbers with A² + B² + C² is equal to 1, then show that मैं दे रहा हूँ, हालांकि हम इसको याद करेंगे वो क्या आता है वो भी, AX - BY - C, BX + AY, CX + A, BX + AY -AX + BY - C, CY + B। तीसरी बताओगे क्या आएगी टर्म, थोड़ा सोच सकते हो, तीसरी टर्म CX plus A. CX + A, CY + B,
माइनस ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी। और ये कैसे सोचा था? आई होप इसके अबाउट सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सर इसको डायरेक्ट एक्सपांड कर दो। अरे वो तो तुम कर ही दो, वो तो क्या है फिर। पर इतना थोड़ी ना करोगे, और इसको यूज कैसे करोगे, और तुम्हें प्रूफ क्या करना है? अगर ये इक्वल टू 0 करके मैं लिखूं, तुम्हें दिख रहा है ये? क्या दिख रहा है? ये कोई लीनियर एक्सप्रेशन से इतने सारे। तुम्हें प्रूव करना है कि दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 विल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिखाई देगी। दिस यू हैव टू प्रूव, ठीक है। और अगर ये तुम्हें प्रूव करना है तो इसका मैं आंसर भी बता देता हूं, क्या आता है भाई। लाइन आती है क्या लगता है? सबसे Plus by बेसिक गैस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये तुम्हें प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। हाउ यू विल अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम नाउ? तो वो जो फॉर्मूला था ABC, वो वाला लगाएंगे ना? कौन सा? वो POS वाला जो डिटर्मिनेंट वाला होता है ना, वो वाला ही लगा देंगे ना, डिटर्मिनेंट वाला। लगाओ तो जरा, और हाँ, एक मिनट में आंसर दो तो। वो लंबा होगा, हाँ, बट हाँ हाँ हाँ, बोलने में बस बोल तो लंबा है सर, आता तो मुझे सब कुछ है, बस लंबे होते हैं सवाल, तो मैं सब छोड़ के आ जाता हूँ। ऐसा हम नहीं कर सकते ना बेटा जेई मेन में, और जेई मेन में ऐसे लंबे सवाल आते हैं आजकल, भरे पड़े रहते हैं, सर तो क्या करें। हाँ बेटा। सर इसमें रो 1 में ए से MND, रो 2 में B से MND, रो 3 में C से MND, और फिर वो ऐड कर देंगे, वैसा कर सकते हैं? हाँ करने को सोच सकते हो, सुनने में तो बढ़िया लगा मुझे। और सोच लो जिसको कुछ सोचना है, वरना मैं तो फिर बता ही दूंगा। सर ऐड कर दो पूरे R1 R1। डायरेक्ट ऐड करने में नहीं, मजा नहीं आ रहा, वो कोफिशिएंट अलग अलग है यार। कोफिशिएंट सेम होते तो थोड़ा सा मजा भी आता। ए बी सी बाहर निकाल ले। हाँ इधर ना नॉन जीरो भी लिख लो, थोड़ा सा ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, नॉन जीरो लिख लो थोड़ा सेफ्टी के लिए, ठीक है। क्योंकि मेरे को जो स्टेप्स क्लिक हो रही है अभी, उसमें ये नॉन जीरो शायद देना चाहिए। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले कॉलम में, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखना हाँ ध्यान से। C1 को AC1 प्लस BC2 प्लस CC3, वैसा मैं नहीं कर सकता हूँ। कर सकता हूँ क्या ऐसा ऑपरेशन? और अगर डिवाइड करना बाय है तो हाँ डिवाइड बाय ए कर दूंगा, एंड डिवाइड बाय, वरना तो पहले कॉलम ए को मल्टीप्लाई कर दो ए से और फिर वैसा करो। इससे होगा क्या, तुम्हें कुछ दिखाई दिया? देखो मैं बताता हूँ, मुझे तो दिख गया है। AC1 करो जरा पहले कॉलम के, और फिर उसको बाकी के साथ BC2 करके ऐड करो। चलो मैं बताता हूँ, देखो A² X माइनस BAY माइनस AC प्लस B² X प्लस AB, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ हाँ, ABY प्लस C² X प्लस AC। कुछ समझ आया? टिंग 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 टिंग। C1 को मैंने A टाइम C1 करा है, तो मैंने डिवाइड भी कर दिया, और फिर क्या करा उसके बाद, ये जो न्यू बन गया ना C1, मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया। BC2 प्लस CC3 के साथ ऐड करा B टाइम C2। क्यों करा? अभी भी समझ नहीं आया? लो मैं बताता हूँ ना। काय को डरते हो? ये देखो, ये और ये गया, ये और ये गया, क्या बच रहा है? बहुत बेहतरीन चीज बच रही है, बहुत ही शानदार चीज बच रही है। सर X कॉमन निकल रहा है, A² B² C²। ये फॉर्मेट को बनाना है ताकि उसकी वैल्यू 1 रखना है। तो सर ये तो आपको, चलो अब ये वही ना, मैंने तभी तो बोला ये बढ़िया सवाल है ये।
जिसको पहले से पता है ना तो वो ज्यादा उलझेगा नहीं इस सवाल में। और पहली स्टेप समझ में आ गई तो क्या दूसरी भी डायरेक्ट लिख दूं अब? इधर तो गोलू 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 गोलू, क्योंकि सिमेट्री मैट्रिक्स ही है, वैसे ही बनेगा। यहाँ पे भी कुछ बनेगा और यहाँ पे भी कुछ बनेगा। और वो क्या बनेगा पता है? क्या बनेगा पता है क्या बनेगा? मैं बताता हूँ। ए स्क्वायर प्लस, कोई बताएगा कोई और? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस एक्स सी बन जाएगा, स्क्वायर एक्स टाइम्स को ऑफ एक्स। सिंपलीफाई हो दूसरे जाएगा। में क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई। देखना कैसे बनेगा। और तीसरा बताएगा कोई क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बताऊं क्या? बोलोगे तो बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट रुको, ये लिखने में बहुत कंटाल आता है। काश ऑटोमेटिक लिख जाता, मजा आ जाता। कैसे भी करके मुझे वो फॉर्म बनाना था तो बन तो गया। और भी मेथड्स हो सकती, देखो एक मेथड कभी नहीं रहती है, पर इसमें ये टर्म अपनी बहुत खूबसूरती से वन बनी है। ठीक है, दूसरा बताऊं क्या क्या बनेगा? C1 को ए टाइम्स करो ना, देखो मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ एक बार, फिर मिटा दूंगा। इसमें करो ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। दूसरे में बी मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, माइनस ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई माइनस बी सी। तीसरे में सी करना है, प्लस सी स्क्वायर वाई प्लस बी सी। टंग 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 टंग। और तीसरे में डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आता है। ठीक है, लिखे रहने देता ना, क्या है उसमें समझने के लिए। हो गया क्लियर? जवाब दो जल्दी से। और हो गया है तो जरा आप बताओ क्या बनाइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो अपने को पता है वन है, तो ये तो गायब ही हो जाएगा। ये वन बाय को भी उधर ले जाओ, नॉन जीरो है, हटाई दो उसको। बच क्या रहा है? एक्स वाई वन। तो सर इससे हुआ क्या? क्या इससे कुछ फायदा मिला? अब बताओ जरा, बस अब स्टेप सोच सकते हो। अब बेसिक एनसीईआरटी स्टेप से सोचा जा सकता है। जरा मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ। पता है ना हमें क्या करना रहता है? या तो 3-1 या तो 2-0, डायरेक्ट ही बन जाए। 2-0 बन जाए बहुत ही बढ़िया, नहीं बने तो 3-1 बना। जो मेन स्टेप थी वो तो मैंने तुम्हें करके दे दी। क्या तुम 3-1 या 2-0 बना सकते हो? मैंने ये भी हिंट दे दी, 3-1 या 2-0 बन सकते हैं। अभी नहीं तो थोड़ी बहुत स्टेप्स तो सोचो, कुछ तो सोचो कि कुछ कैंसल वैंसल हो, थोड़ा मजा आए थोड़ा। यार सोच सकते हो यार, ऐसा मत सर करो यार। पहले कॉलम्स को बी से मल्टीप्लाई करें। पहला वाला कितना अच्छा है, पहले वाले को क्यों कर रहे हो कुछ? तो C2 रो टू C3 को को करना है। रो टू को बी से मल्टीप्लाई करें और रो 3 को रो 1 को ए से मल्टीप्लाई। हाँ, मतलब क्या मैं ऐसा कर लूं? C2 को अपना बेसिक, एकदम बेसिक एलिमेंट्री वाले ट्रांसफॉर्मेशन, C2 को C2 माइनस बी टाइम्स ऑफ C1, हाँ, क्या बोलते हो? और C3 को C3 माइनस सी टाइम्स ऑफ C1। क्या ये बेनिफिशियल है? अरे बहुत बढ़िया है, तुम देखो तो एकदम ही चवनी मुस्कान नजर आएगी जैसे ही हम देखेंगे। कितना बढ़िया बन रहा है। और सिमेट्रिकल मैट्रिक्स में एक्चुअली होता है ऐसा ही है। देखो C2 को C2 माइनस बी टाइम्स करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ए वाई माइनस बी टाइम्स हो गया माइनस ए एक्स माइनस सी। C1, वाओ कितना बढ़िया हुआ यार। ए, क्या तुम्हें दिखा सिर्फ ए? बी, क्या तुम्हें दिखा सिर्फ बी? और तीसरा माइनस ए एक्स माइनस बी, कितना खूबसूरती से और छोटा हो गया। बस अब तो तुम बताओ यार, नेक्स्ट स्टेप तो बताओ यार। ये सोची जा सकती थी, ये प्रैक्टिस के बाद सोच लेते हैं बच्चे एक्चुअली। C1 को C1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C3, ऐसे सब सोचे जा सकते हैं जब प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी तो। एक नेक्स्ट स्टेप और बताओ। क्वेश्चन अच्छा ही है, ठीक है, मैं फिर बार बार वही चीज बोलूंगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अब बताओ नेक्स्ट। मैं रो बताऊं। 1 को बी से मल्टीप्लाई, हम्म, रो 2 को सी
ऐसे ये तुमने अभी थोड़ी प्रैक्टिस कम करी है इसलिए। रो वाइज भी सोचना रहता है, कॉलम वाइज भी। देखो मैं एक स्टेप में देखो कैसे अभी दो जीरो बनाता हूँ, मजेदार वाले दो जीरो। R3 को R3 प्लस एक्स टाइम्स ऑफ R1 प्लस वाई टाइम्स ऑफ R2, ये मुझे किसने प्रेरित करा पता है? किसने प्रेरित करा? ये देखो। तो सर बाकी टर्म्स भी तो बिखरेगी। अरे तुम देखो तो। अब सोचो ये पेपर में कभी आ गया तो कैसे सोचेंगे? नहीं सोच सकते हो बेटा। और मेंस में आ रहे ऐसे सवाल, एडवांस नहीं, मेंस में आ रहे हैं। R3 प्लस एक्स टाइम्स ऑफ करूंगा मैं तो ये तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वन तो है ही सही। इधर बताओ जरा, बताओ जरा, मैं डायरेक्ट बताऊं? तुम्हें दिख गया क्या? क्या क्या तुम्हें जीरो दिखा जो मुझे जीरो दिखा? हाँ। और ये तो सबसे पहले ही गोलू दिख रहा था जिसके लिए ये स्टेप्स क्लिक हुई थी, और दो जीरो बन गए। देखो और भी मेथड्स हो सकती है, पर मैंने तुम्हें मिनिमम से मिनिमम स्टेप, एक दो तीन चार पांच, बस इससे इजी अब और क्या करोगे भाई? और दो जीरो हो गए तो हम R3 के अबाउट एक्सपांड करेंगे, और R3 के अबाउट एक्सपांड करेंगे तो दो तो जीरो होगा। और ये नंबर कौन सा है? इसके आगे साइन कौन सी आती है? प्लस माइनस प्लस, प्लस की साइन आएगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन, बचा क्या? ए बी वाई माइनस, नहीं प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए सी। देखो ऐसा कुछ बना क्या? ये जीरो हो सकता है क्या? ना बाबा ना। हाँ जी। और ए, अच्छा, ए को नॉन जीरो देते ना, नहीं देंगे तो भी काम हो जाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि ए तो क्या हो गया, को थोड़ा बहुत कैंसिल आउट भी हो गया। वैसे हम कैंसिल आउट नॉन जीरो टर्म को ही करते हैं, वो दे भी देंगे। पर यहाँ पे देखा जाए तो तुमने एक साइड से निकाला तो दूसरी साइड से बाहर भी हो गया, वो कैंसिल आउट भी हो गया। अगर वो चलता भी रहता तो वन बाय वैसे तो नॉन जीरो दे देंगे वो, इतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये आ गया भाई हमारे पास। वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम, वन ऑफ द बेस्ट, मेरा फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, जो कि तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल सकता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर किताब में, मॉड्यूल में भी होगा अपना कहीं ना कहीं, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। और एक अच्छा सवाल था ये, क्योंकि इसका शुरुआत का जो पॉइंट था ना, ये वाला पॉइंट, बस ये जिसको याद है वो क्वेश्चन कर लेगा, ऐसा मुझे लगता है। C1 को A टाइम्स ऑफ C1 प्लस B टाइम्स ऑफ C2 प्लस C टाइम्स ऑफ C3 और डिवाइड बाय A करके होता। ये थोड़ा सा टफ था। टाइम कितना हो रहा है? 1:32। एक लास्ट क्वेश्चन कर ले, एक बढ़िया सा। बोलो क्या हो तैयार? एक लास्ट। यस सर। ठीक है, 11th वन, एक लास्ट और करते हैं, बस यहीं पर ही हम फिर खत्म करेंगे। आ, चलो ये वाला अभी मैं नहीं देता हूँ, थोड़ा आसान वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो एक लास्ट इजी प्रॉब्लम। इफ, मतलब ये रिमेंबर करने वाला नहीं। इफ वन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर वन एक्स स्क्वायर वन एक्स equals to 3, then find, तुम्हें वैल्यू निकालनी है एक डिटर्मिनेंट की, एक्स क्यूब माइनस वन जीरो, एक्स माइनस एक्स रेस टू फोर जीरो, एक्स माइनस एक्स रेस टू फोर, एक्स क्यूब माइनस वन, एक्स माइनस एक्स रेस टू फोर, एक्स क्यूब माइनस वन और जीरो। हाँ जी सचिन। सर ऐड वाला सर 9।
ऐड वाला 9 बोला किसी ने, करण ने बोला शायद 9, है ना? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर, वेरी 9। गुड, वेरी गुड, सोच लिया। इसलिए तो मैंने सोचा यहीं पर ही एंड करते हैं। वो आज ही बताया, एक्चुअली कल देता तो शायद और मजा आता है यार। देखो अब याद तो रखना ही है, खैर जरा मुझे A11 जो कि 1 कोफैक्टर। है, हाँ ये उसी समय दे देता तो मजा नहीं आता ना यार, वो प्रॉपर्टी इतनी खूबसूरत है, पेपर में क्लिक ही नहीं होती बच्चों से। को फैक्टर निकालो इसका A11 का, जिसको मैं C11 कहता हूँ। हाइड हाइड करो, x³ - 1। कई बार ना एकदम एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा सा उलट पुलट करा हुआ भी मिल सकता है, ठीक है? तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना अगर उलट पुलट वाला कभी मिले तो, फिर वो रो कॉलम को फ्लिपिंग करना पड़ जाए एंड ऑल। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। C22 बताओ जरा, अंडा है। C33 बताओ जरा, नहीं C22 क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ 1 to 0 होगा। C12। C13 बताओ, x x-x⁴। बाकी और चेक कर लेना, सब देखना, क्योंकि एक भी साइन ऊपर नीचे हुई ना तो जस्ट माइनस टाइम्स या कुछ चीजें बदल सकती है एंड सो ऑन। यहाँ पे तो मैंने इतना करा नहीं था, मैंने तो बेसिक दिया था पर लास्ट में रखा था। देयरफॉर ये जो तुम्हें क्या दिया हुआ है, डेल्टा सी, और डेल्टा सी इज नथिंग बट डेल्टा की पावर -1, हियर इज डेल्टा स्क्वायर 3² 9। मजा पता है कब आता है? पता है, मैं अगर पेपर बना रहा हूँ एडवांस का, तो मैं ये भी नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू पूछूंगा। अब इसकी वैल्यू करने मतलब इस टाइप का बनाऊंगा अगर मैं बनाऊंगा तो, और ये टफ लगेगा, तो मैं इसको बनाऊंगा किसकी नजरों से पता है? इसकी नजरों से, पर ये तुम्हें दूंगा नहीं। और ये इजिली सॉल्व होने वाला दे दूंगा, ये तो बहुत इजिली सॉल्व हो रहा है। कैसे? C1 को C1 + C2 + C3, और फिर सिंप्लीफाई होके फटाफट हो जाएगा। कुछ इस टाइप का मैं तुम्हें सवाल देने का ट्राई करूंगा। एक दे दे दूसरा पूछ रहा हूं, दिमाग में कोफैक्टर आ जाता है। डायरेक्ट पूछूं और उसका कोफैक्टर सोच के उसका एक इजी डिटरमिनेंट बना के उसकी वैल्यू निकालो, भाई साहब दैट इज एडवांस, प्रो एडवांस। क्या टेंशन मत लो, ऐसे सवाल तुम्हें मिलेंगे नहीं, पर ऐसे सवाल जे एडवांस बना सकता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए एक स्माइली तो बनती है इस पे यार। ठीक है, वैसे सोच लिया, अच्छा लगा। ओके, चलो तो हम यहीं तक रखते हैं आज की इस क्लास को। नेक्स्ट क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होगी, जो कि कल तो नहीं होगी, कल तो तुम्हारा पेपर है ना मेंस और एडवांस का। नहीं है सर। तो परसों। तो परसों है। अच्छा परसों है, ओके, तो कल अपन होगा तो अपन कनेक्ट करेंगे थोड़ी देर के लिए। कल मैं तुम्हें करवाऊंगा सुडोकू। सर सुडोकू क्या होता है? हाँ, दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन सिखाऊंगा, पर तुमसे पूछूंगा उल्टा, एक डिटर्मिनेंट को दो छुटके छुटके डिटर्मिनेंट में कैसे तोड़ते हैं। सुडोकू टाइप का रहेगा, जबरदस्त दिमाग लगेगा, मजा आएगा, थोड़ा मेंटल एबिलिटी का पार्ट है। ठीक है, तो आज का मैंने ये जो पार्ट है इसमें कुछ कुछ अच्छे सवाल रखे हैं। तुम देखना, जैसे ये पहला वाला तो स्क्यू सिमेट्री की है ऑफ ऑड ऑर्डर, इसको गो थ्रू करना होगा, तो इसके एक आधो सवाल मैं कल और करवा दूंगा। जैसे कि ये बहुत अच्छा सवाल है, विदाउट एक्सपांशन इसकी वैल्यू निकालो, एनसीईआरटी आरडी का क्वेश्चन है। एक ये वाला सवाल है, तुम देख लोगे, आ जाएंगे तुम्हें सब समझ में, अब इतने टफ नहीं है। एक ये तो सब ठीक है। ये वाला एक देख सकते हो, अच्छा सवाल है, इसकी भी वैल्यू a+b+c होल क्यूब आ रही है। ये वाला हमने ऑलरेडी कर लिया, शायद ये करा था क्या? हाँ उसी टाइप का ही है, मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला, होल क्यूब बन रहा है। अच्छा सवाल है ये, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, R फॉर रिमेंबर, मतलब इंपॉर्टेंट। एक और कौन सा? हाँ, एक ये वाला भी है, मतलब इसको तुम अपने नोट्स में एड ऑन कर लेना। एक ये R, एक होता है ना a+b, एक ये पहला वाला ले लो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला, याद रहेगा। एक R, चलो इतने भी ठीक है। हाँ ये वाला R, ये 4-5 सवाल बहुत बढ़िया है। ये वाले आ गए, याद है मैंने एक समेशन वाले तुम्हें बोले थे, देख सकते हो तुम यहाँ पे, फटाफट देख लो। डेल्टा आर है, आर का वेरिएबल टर्म है, अपना जनरल टर्म के फॉर्मेट में लिखे हुए, बिल्कुल तुम देख सकते हो, दो रोज एज इट इज कांस्टेंट है। अगर वो नहीं होता तो हम नहीं कर पाते, इधर वेरी होता तो फिर हमें एक्सपांड ही करना पड़ता, तो हमारा सीधे समेशन कहाँ चला गया? फर्स्ट रो में। कॉमन निकालो, आई होप तुम्हें जीपी आती है, और फिर तुम देखोगे तो पहली और लास्ट टर्म सेम बन गई, आंसर ही 0 आ गया। एक और आर लिख लो, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। सर यहाँ पे तो आर है ही नहीं, अरे आर नहीं है तो क्या हो गया?
वन का समेशन तो ले सकते हो ना, एक रो या एक कॉलम वेरिएबल होनी चाहिए, उसमें कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का समेशन ले लो। ये दो फिक्स है, इसमें चले गए। और नंबर्स का सम तुम्हें आना चाहिए, पर ये जीरो से, ओ ये भी याद रखना भाई साहब, कहां से स्टार्ट हो रहा है? जीरो से। अब यहाँ पे मजा नहीं, पता है, वन से देते तो ज्यादा मजा आता। तुम्हें एनसीआर वाला याद रखना है, 2n-1। यहाँ पे तो जीरो वाला था ताकि वो सेट हो गया, पर ये वाला n² - 1 हो गया। अब तुम थोड़ा सा देख लेना कैसे क्या तुम्हें जनरल टर्म थोड़ा बहुत तो सीक्वेंस ही ज्यादा हो। ये आर को रिमेम्बर कर सकते हो, ये शायद कल के इलुस्ट्रेशन में भी था। हाँ सर। हाँ सर। फैक्टोरियल कॉमन निकाल के सॉल्व करना है, बहुत इजी है, पर ये बेसिक गुड सीईटी टाइप प्रॉब्लम है। एक ये बहुत बढ़िया सवाल है, तुम देखना, नहीं समझ में आएगा तो पूछना मुझसे। वैसे प्रूविंग बहुत अच्छे से दिया हुआ है तो तुम्हें टेंशन आएगी नहीं। ये मेरा फेवरेट सवाल है और इसको तो मैं एक्सपेक्टेड लिखूंगा, ये मैं कल क्लास में भी करवाऊंगा। तो तुम्हें अगर लगे तो एक बार ऐसा करो, किसी ने देखा तो नहीं अभी? सब नहीं देखा तो स्क्रीनशॉट ले लो तो एक बार, इसको सीक्यूटी में रख के। आई होप तुमने कुछ नीचे नजर नहीं गई होगी हिंट की, चले गई तो यार अब मैं नहीं जानता। तुम्हें प्रूव करना है सीक्यूटी। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? सर वो कॉपी करके एंड में रख दो ना वो फाइल को। अरे अभी नीचे सॉल्यूशन है वो, तुम स्क्रीनशॉट लो ना यार, क्योंकि वो सॉल्यूशन जरा सा भी दिख गया तो तुम समझ नहीं रहे हो, क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। वो मुझे पहले लिख के रख लेना था, मुझे वक्त नहीं मिला थोड़ा सा यार। अभी क्या 12th वालों का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है ना, इसलिए तुम इसका बस स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सबने? यस सर। यस सर। चलो मैंने थोड़ा क्विकली आगे बढ़ाया। बाकी तो ये वाला भी एक अच्छा सवाल है, तुम देख लेना। कुछ कुछ अच्छे सवाल है, और बाकी ये मल्टीप्लिकेशन तो अपन कल करें, ठीक है? तो ये मैं शॉर्ट नोट्स में कुछ इलुस्ट्रेशंस रखे हैं मैंने, वो देख लेना। और बाकी एक सीक्यूटी मैंने उसमें भी, खैर उसकी भी हिंट तो दे ही दी है। लगेगा तो एक आध और मैं अच्छे सवाल सीक्यूटी वाइज ग्रुप में डाल दूँ, ठीक है? एक असाइनमेंट और दे सकता हूँ क्या? मिलेगा 10-15 क्वेश्चंस का, तो मैं एक और बना दूंगा, ठीक है? चलो तो यहीं तक हम रखते हैं आज की इस क्लास को। धन्यवाद, थैंक यू। राधे 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 सर। राधे राधे सर। राधे 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 सर। राधे राधे।